संजय राउत का पीएम मोदी पर विवादित बयान। पीएम मोदी का दिमाग सड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एमबीए में फिर होगा मंथन। महाराष्ट्र में सीएम पर महासंग्राम, अजीत पवार गुट की बड़ी मांग। हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अब एक बार फिर से कुछ विवादित बयान दे दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं होगा कि वो अब क्या बोलेंगे। उनके मानसिक संतुलन के बारे में पता नहीं चलता है। उनका दिमाग सड़ा हुआ है। अगर कोई योजना झारखंड में गलत है तो महाराष्ट्र में सही कैसे है। इसके साथ संजय राउत काफी कुछ कह रही हैं। क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे पता नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन जो है, उनकी तबियत के बारे में मुझे अब चिंता लगती है। महाराष्ट्र में आकर लाडली बहन योजना का वाह वाह करते हैं, वाह वाह वाह, क्या क्या योजना है। और यही योजना झारखंड राज्य में बनाई है वहां की सरकार ने, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की नहीं है। वहां जाकर प्रधानमंत्री कहते योजना बहनों की हित की नहीं है, ये बोगस योजना है लाडली बहन योजना, ये गलत योजना है। महाराष्ट्र की योजना सही लाडली बहन और झारखंड की गलत। ये दोहरा मापदंड की, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सबसे बोगस योजनाएं जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है आपकी लीडरशिप में, क्योंकि यहाँ की सीएम और डिप्टी सीएम 24 घंटे आपका भजन करती है, मोदी 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 मोदी। इसलिए ये योजना ठीक है। और झारखंड वाली योजना इससे बेहतर योजना है, वो गलत। ये क्या है? इसे प्रधानमंत्री की भाषा है? ये प्रधानमंत्री का दिमाग है, सड़ा हुआ दिमाग है। ये किसी बीजेपी के नेता का सड़ा हुआ दिमाग है। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करना चाहता हूं मैं। अगर झारखंड की योजना गलत है, लाडली बहन योजना, तो महाराष्ट्र की योजना भी बोगस और गलत है और बहनों को फंसाने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की और यहाँ पर वो कह रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता होता है कि कब वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से चीजें कहते हैं, उनके दिमाग में कब क्या चलता है, उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है, कोई योजना यहाँ सही है वहां गलत है। तो इस तरीके से उनके मानसिक संतुलन खराब हो गया। यही नहीं, इस दौरान संजय राउत ने चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल उठाए। क्या कुछ कह रही है चुनाव आयोग को लेकर संजय राउत, एक बार आप सुनिए। मुख्यमंत्री चुनाव कब होगा ये मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। और चुनाव आयोग तब तय करेगा जब उनको मोदी और अमित शाह से सिग्नल मिलेगा। समझा? इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं या उनके साथ जो लोग हैं, उनकी सुविधा देखकर चुनाव की सभी डेट्स शेड्यूल तय होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका के चुनाव इसलिए नहीं चुनाव आयोग कर रहा है क्योंकि बीजेपी और उनके साथ जो लोग हैं वो हारने वाले हैं, तो चुनाव नहीं होना, तो चुनाव नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ये चुनाव करो ना। महानगर पालिका मुंबई इस देश की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। आप चुनाव नहीं करते मुंबई में। 3 साल हो गए, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, जिसे हम कॉर्पोरेटर्स नगर सेवक कहते, वो नहीं है। ऐसी 14 प्रमुख महानगर पालिका, पुणे है, नागपुर है, नासिक है, संभाजी नगर है, जळगाव है। बोलिए ना, क्या चुनाव की बात करते हैं ये तुम्हारे मुख्यमंत्री? अब मैं तय करूंगा, ये तारीख दे रहे हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तारीख दे रहे हैं हमको, और यहां मुख्यमंत्री तारीख दे। सब मिली भगत है ये। चुनाव जब तब होगा जब उन्हें विश्वास होगा कि अभी हम कुछ कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की एक ऐसी स्थिति लाए हैं ये लोग कि चुनाव को भी ये लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन लोकसभा में क्या होगा महाराष्ट्र में? यही होगा विधानसभा में। तो मैं ये मुख्यमंत्री को कहूंगा
आप भी तारीख देते रहो, जिस तारीख पर चुनाव होगा उस तारीख से आप घर जाओगे। बघा, मुख्यमंत्र्यांनी का चुनाव आयोगाचा म्हणजे निवडणूक आयोगाचा पदभार सांभाळलाय का? हे जे मुख्यमंत्री आहेत तुमचे, हे आधीच सांगतात न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने लागेल। ये पहले ही बोलते हैं ना कि न्यायालय में तो हम जीतने वाले हैं। कैसे जीतने वाले हमको पता चला जब प्रधानमंत्री ही जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के पास। तब कुछ भी हो सकता है इस देश में। ये कहता है कि चुनाव चिन्ह और शिवसेना हमको ही मिलेगी, उसका मतलब चुनाव आयोग आपके खीसे में है, आपकी जेब में है। अब ये बताऊंगी तारीख, अब ये तारीख हमको बताएंगे कि कब चुनाव होगा। चुनाव आयोग नहीं बता रहा है, ये बताएंगे हमको। ये देश की सभी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जेब में है और ये देश के लिए यही तो बड़ा संविधान का खतरा है। जैसा कि आपने सुना कि चुनाव आयोग पर संजय राउत ने कहा है कि इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चुनाव का ऐलान करता है। राज्य में महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि बीजेपी हारने वाली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्या चुनाव की बात करेंगे, वो सिर्फ तारीख दे रहे हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि चुनाव कब होगा। एकनाथ शिंदे को बता रहे हैं। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली वाले मालिक ने दी है। जब तक दिल्ली में दोनों मालिक नहीं चाहेंगे तब तक चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। अगर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं नवंबर में चुनाव होगा तो हम कह रहे हैं कि ये कभी भी चुनाव ले, हमारी जीत पक्की है। जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में था वही विधानसभा चुनाव में होगा। वही आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में एमवीए की साझेदारी और सीट बंटवारे पर भी संजय राउत काफी कुछ कहते नजर आए। बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि 18 से 20 तारीख को जो है बातचीत होगी। बैठक 3 दिनों तक चलेगी और इस पर उन्होंने जोर दिया कि सीटें तय करने के लिए जीतने की क्षमता की मापदंड होगा। और इस साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने यूबीटी से ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल किया और इस पर सवाल किए जाने पर संजय राउत कहते नजर आए उनकी पार्टी के वोट बड़े पैमाने पर इन दोनों पार्टियों को ही ट्रांसफर किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान इसी बीच आपको बता दें कि शुरू हो चुका है। महायुति महाविकास अघाड़ी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर मंथन चल रहा, उसी तरह महायुति में भी इस मुद्दे पर अलग अलग बयान आ रहे हैं। इसी क्रम में अजित पवार ने पत्रकारों से बातचीत में सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। जब पूछा गया कि महायुति की तरफ से अगला सीएम कौन होगा, क्या आप भी सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा सीएम बनना कौन नहीं चाहता है। एनसीपी अजित पवार के गुट के प्रमुख ने इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर भी अहम बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी की ओर से महायुति की सीट बंटवारे को लेकर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की पहली प्राथमिकता महाराष्ट्र में सरकार बनाना है। महायुति के सभी दल इस मुद्दे पर एक साथ हैं। सीट तय होते ही हम इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन चर्चा है कि अजित गुट 80 से 90 सीटों की मांग कर सकता है। अजित पवार इस दौरान काफी कुछ कहते भी नजर आए। क्या कुछ कहना है उनका 100 दिन को लेकर सरकार की बात वो कह रहे हैं, एनडीए का जिक्र करके क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने और उन्होंने कुछ भारत के लिए सपना देखा है, वो पूरा करने की इनकी पूरी कोशिश है। अभी 100 दिन हो गए। 100 दिन में करीबन 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलग अलग स्टेट में आ रही है और उसमें अपने महाराष्ट्र में वाडवन पोर्ट जो है उसमें 75,000 करोड़ रुपए 76,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया में नेशनल हाईवे बन रहे हैं। कल अपने पुणे स्टेशन से भी वंदे भारत ट्रेन यहाँ से कोल्हापुर से आगे होगी ऐसी शुरू की गई। कल बहुत जगह इंडिया में वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, इवन अलग अलग स्टेट में है। उसका भी इनॉग्रेशन हरी झंडी दिखा के प्राइम मिनिस्टर ने किया और पूरे वर्ल्ड में अपना इंडिया का नाम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री के नाते आगे आ रहा है और उसका पूरा जो भी क्रेडिट है वो मोदी साहब को जाता है। अभी अलग अलग उनका यही सपना है कि सभी जगह लोग सुखी रहे, सबको मदद होनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है
वो स्कीम का पूरेपूर फायदा जो कॉमन मैन है उनके तक जाना चाहिए। लखपति दीदी ये उनका प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से करीबन 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ दीदी लखपति बनाने का उन्होंने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। बीच में अपने जळगांव डिस्ट्रिक्ट में उसका कार्यक्रम हुआ, करीबन 1 लाख महिलाएं वहां इकट्ठा हुई थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ऐसे महिलाओं के लिए, फार्मर्स के लिए, बेरोजगार तरुण युवती के लिए ऐसे अलग अलग कार्यक्रम है। इंडस्ट्री के बारे में भी बाहर की इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया में बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे कि आपने अजीत पवार को तो सुना ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि अजीत पवार गुट के नेता भी मांग कर रहे हैं कि अजीत पवार फिलहाल महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। पुणे में दगड़ू सेठ गणपति की पूजा उन्होंने की और इस दौरान प्रदेश में स्थिरता और खुशहाली की भी कामना करते नजर आए। इसके बाद पत्रकारों से उन्होंने ये भी कहा कि हर पार्टी के सभी सदस्य मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और इसी लेकर जो है आंकड़े भी होने चाहिए कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपके पास कितने आंकड़े हैं। अजीत गुट की महिला क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी अजीत पवार के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है और कहा था कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा था कि गणपति से यही आशीर्वाद की मांग भी उनके द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ संजय राउत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे रहे हैं कि उनका दिमाग सड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अजीत पवार है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर उनका बयान जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि वो भी कह रही है कि उनकी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ एमवीए जहां पर अपने अस्तित्व की लड़ाई उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हारते हुए नजर आ रही हैं, ना मुख्यमंत्री का चेहरा रही है और ना उनकी पार्टी को किसी तरीके से सीट बंटवारे में अहमियत मिल रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का हाल देखते हुए संजय राउत की बौखलाहट भी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके उन पर विवादित बयान दे रही हैं, कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और कई तरह के बयान दे रही हैं। और इसी के साथ अब अजीत पवार ने भी मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा जाहिर की है, इस पर भी आने वाले समय में बयानबाजी देखना काफी दिलचस्प होगा। यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा जो है हाई है। ऐसे में क्या कुछ करवट लेती है महाराष्ट्र की राजनीति, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।